हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश वेहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में, जिसको समराइज्ड वे में आप एफएलए रिटर्न बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एफएलए रिटर्न आप पे एप्लीकेबल कब होती है, आपको उसे कब तक फाइल करना होता है, क्या बेसिक डिटेल्स उसके अंदर हमें देनी होती हैं, अगर आप टाइमली उसको सबमिट नहीं करेंगे तो आप पे क्या लेट फीस और पीनल के कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन एफएलए रिटर्न, इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड फाइलिंग सिस्टम। हमने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एफएक्यूज के फॉर्म में बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। FAQ1 हमने यहां लिखा है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफएलए रिटर्न। सो एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि हमें सभी फॉरेन लाइबिलिटीज और एसेट्स जब भी हमारे पास होंगी तो हमें एफएलए रिटर्न देनी पड़ेगी। यानी कि क्या हमारे पास ओनली फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या फॉरेन ट्रेड पेबल्स हैं, या हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ली हुई हैं, या हमने आउटसाइड इंडिया में लोन दिया हुआ है, क्या उन केसेस में भी हमें एफएलए रिटर्न फाइल करनी होगी। देखते हैं एप्लीकेबिलिटी में क्या बोलता है। सो एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लाइबिलिटी एंड एसेट्स नीड्स टू बी सबमिटेड बाय कंपनीज, LLPs, पार्टनरशिप फर्म्स एटसेट्रा। तो सिर्फ कंपनीज पे ही एप्लीकेबल नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो AIF होते हैं, उन पे भी एफएलए रिटर्न एप्लीकेबल होती है। व्हेन which have received FDI in current year or previous year or made overseas investment in current year or previous year। means जब भी किसी एंटिटी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर से इंडिया में ली है, या फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की है, तो दोनों ही केसेस में एफएलए रिटर्न फाइल होगी। एंड हु होल्ड्स सच FDI ODI इन देयर बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च। यानी कि अगर कोई FDI इसी साल के मिडवे में आई और इसी साल में ही वो पैसे यहां से चले गए, सो उस केस में आपको एफएलए रिटर्न फाइल नहीं करनी है। एफएलए रिटर्न आपको तभी फाइल करनी है अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई FDI आ रही है या फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग भी है। इंपॉर्टेंट नोट यहां पे देखने वाला क्या है कि एंटिटीज हैविंग ओनली फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल्स, फॉरेन ट्रेड पेबल्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स विदाउट एनी FDI ODI आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एफएलए रिटर्न्स। यानी कि आपके पास अगर आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ कुछ फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या फॉरेन ट्रेड पेबल्स हैं या कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं जो आपने फॉरेन करेंसी में ली हुई हैं, ऐसे केसेस में आपको एफएलए रिटर्न नहीं फाइल करनी है जब तक कि आपके पास कोई FDI या ODI 31 मार्च को आपकी कैपिटल में या इन्वेस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग ना हो। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कब कब एफएलए रिटर्न फाइल करनी है, आप पे कब वो रिटर्न एप्लीकेबल होगी। What is the due date of filing of FLA return? So FLA return हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फाइल करनी होती है किसी भी पर्टेनिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड 15 जुलाई ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर को। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, सो 24-25 की एफएलए रिटर्न हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करनी पड़ती है 15 जुलाई 2025 को। अब आप लोग कहेंगे 15 जुलाई 2025 तक तो काफी कंपनीज के पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगी। सो क्या 15 जुलाई 2025 को उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं एंटिटीज को ही एफएलए रिटर्न फाइल करनी है जिनकी बैलेंस शीट फाइनल है, या हम प्रोविजनल नंबर के बेस पे भी एफएलए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो आरबीआई का सर्कुलर हमें बोलता है कि आप एफएलए रिटर्न अगर 15 जुलाई तक आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड रेडी नहीं है, सो ऐसे केस में आप एफएलए रिटर्न को प्रोविजनल बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो जाएंगी, आप आरबीआई से अप्रूवल लेके अपनी एफएलए रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज्ड रिटर्न भी सेम मैनर में विद ऑडिटेड नंबर फाइल कर सकते हैं। यानी कि आपकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 जुलाई तक ऑडिट नहीं भी हुई है तो भी आपको 15 जुलाई तक ही एफएलए रिटर्न को प्रोविजनल अनऑडिटेड नंबर्स के बेस पे जमा कराना पड़ेगा। So if the financials number of the entity required to file FLA return are not finalized up to 15th of July, then it can file FLA return with provisional unaudited numbers. Once the financial statements are audited, the entity can file a revised FLA return based on audited numbers. So अगर आपके कोई क्लाइंट FLA रिटर्न फाइल करते हैं या आप किसी कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिट या सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, सो आपको 15 जुलाई वाली FLA रिटर्न तो चेक करनी ही है, साथ साथ आपको रिवाइज्ड FLA रिटर्न भी चेक करनी है जो ऑडिटेड नंबर के बाद उस कंपनी ने, उस एंटिटी ने जमा कराई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास।
सपोज अ कंपनी यूजेस कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को अलाउ करता है कि वो कैलेंडर ईयर को भी या किसी अदर ईयर को भी अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे यूएसए बेस्ड कंपनीज की या फिर यूके बेस्ड कंपनीज की, सो वो अपना फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च की जगह कैलेंडर ईयर को अपना फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। सो क्या ऐसे केस में मुझे एफएलए रिटर्न में भी जो आउटस्टैंडिंग बताना है वो 31 दिसंबर का बताना पड़ेगा या एफएलए रिटर्न को 31 मार्च पे ही लॉक किया गया है? सो आरबीआई ने बताया irrespective of the financial year used by the assessee, the FLA return shall always be filed as at 31st March। तो आपको अपने नंबर्स 31 मार्च के बेस पे ही देने हैं। ऐसे केस में तो आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी भी नहीं 31 मार्च की। सो आपको अच्छे से अपना ड्यू डिलिजेंस करके उस एंटिटी को अपनी एफएलए रिटर्न एज एट 31 मार्च के नंबर्स की ही प्रोवाइड करनी है, ना कि 31 दिसंबर की प्रोवाइड करनी है। So a company, next question is, a company has received share application money from foreign investor। क्या शेयर एप्लीकेशन मनी अगर हमारे को फॉरेन इन्वेस्टर से मिला और वो 31 मार्च को एज शेयर एप्लीकेशन मनी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने अभी तक उसके अगेंस्ट में शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं 31 मार्च तक, सो क्या उस केस में शेयर एप्लीकेशन मनी की वजह से भी क्या मुझे एफएलए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? सो एग्जांपल में देखते हैं, कंपनी हैज रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन 28 Feb 2025। However, the shares against the same were allotted on 15th of April। 45 दिन के बाद वो शेयर्स अलॉट किए हमने, लेकिन वो 31 मार्च के बाद अलॉट किए। There is no foreign investment made received other than mentioned transaction। कोई अदर एफडीआई या ओडीआई उस एंटिटी के पास नहीं है। सो क्या उसे एफएलए रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइल करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। जब हम एफडीआई और ओडीआई की बात करते हैं उस केस के अंदर हम बात करते हैं एक्चुअली अलॉटेड शेयर्स टिल 31 मार्च तक। सो क्योंकि अभी ये अमाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में पड़ा है, इसलिए सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी के बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि 24-25 की हमें एफएलए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हाँ, इन शेयर्स को अलॉट कर दिया जाएगा 25-26 के अंदर, और अगर 31 मार्च 2026 को भी ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सो ऐसे केस में 15 जुलाई 2026 को 25-26 से रिलेटेड एफएलए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो इफ अ फॉरेन इन्वेस्टर, टिप देखते हैं यहां पे, इफ अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज ट्रांसफर्ड ऑल इट्स शेयर्स टू एन इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग 24-25। मान लीजिए किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने एफडीआई रूट से आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसने 31 मार्च 2025 से पहले ही 24-25 के लिए 31 मार्च 2025 से पहले ही अपनी सभी शेयर्स एक इंडियन इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए। सो क्या ऐसे केस में हमें एफएलए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? अगर कोई अलग से एफडीआई और ओडीआई नहीं है और सिर्फ यही ट्रांजैक्शन ही है जहां फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में एफडीआई रूट से पैसे लगा रखे हैं, सो अगर वो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बेची जा चुकी है इंडियन इन्वेस्टर को, ऐसे केसेस में हमें एफएलए रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। मींस 31 मार्च को कोई एफडीआई या ओडीआई आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो इस साल के अलॉटेड शेयर्स की हो या प्रीवियसली अलॉटेड शेयर्स की हो, तभी हमें एफएलए रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एफएलए रिटर्न कैन बी सबमिटेड आफ्टर 15th जुलाई। अगर 15 जुलाई के बाद भी हम सबमिट कर सकते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, अगर आपने अपनी 15 जुलाई तक प्रोविजनल नंबर्स के बेस पे एफएलए रिटर्न फाइल कर दी और ऑडिट होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके आपने अपनी रिवाइज्ड एफएलए रिटर्न भी फाइल कर दी, उसको तो डिले सबमिशन नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने 15 जुलाई तक अगर अपनी एफएलए रिटर्न फाइल नहीं की और इस एनुअल रिटर्न को आपने बाद में जाके फाइल किया, सो ऐसे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे लेट सबमिशन फी लेगा 7500 रुपीज पर रिटर्न की। मींस अगर आपने एफएलए रिटर्न 15 जुलाई की जगह अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में फाइल की, फर्स्ट टाइम फाइल की, सो उस केस में आपसे 7500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस ली जाएगी। उसके बाद ही आपको एफएलए रिटर्न सबमिट करने दी जाएगी। सो नोट्स के अंदर, एन एंटिटी कैन फाइल एफएलए रिटर्न विद अ डिले अलोंग विद एलएसएफ। एलएसएफ स्टैंड फॉर लेट सबमिशन फी only within 3 years from the due date of filing of FLA return। सो एफएलए रिटर्न की ड्यू डेट से आप 3 साल के अंदर ही सिर्फ लेट सबमिशन के साथ फाइल कर सकते हैं। इस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद आप पे फेमा के अंदर पीनल एक्शंस लगाए जाएंगे अगर आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ एफएलए रिटर्न पकड़ी जाती है तो। व्हाट डज इट मीन? आप 7500 रुपए पर रिटर्न की लेट सबमिशन फी देके अपनी एफएलए रिटर्न लेट फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको ड्यू डेट ऑफ एफएलए रिटर्न से 3 साल के अंदर ही फाइल करना है। ये पर ईयर की लेट फीस नहीं है, पर रिटर्न की लेट फीस है। अगर आप 3 साल के अंदर भी फाइल नहीं करते तो आप पे पीनल एक्शंस लिए जाएंगे
फेमा के अंदर। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है एफएलए रिटर्न को फाइल करने की। सो एफएलए रिटर्न पहले कैसे फाइल होती थी? ईमेल के थ्रू फाइल होती थी। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ईमेल के थ्रू एफएलए रिटर्न भेजते थे और वहां से सबमिशन की एक्नॉलेजमेंट आती थी। अब आरबीआई ने अपना एक फ्लेयर पोर्टल बना दिया है एफएलए रिटर्न के लिए, जिस पोर्टल को आप यूज कर सकते हैं एफएलए रिटर्न सबमिट करने के लिए। इस पोर्टल के जो फ्लेयर की फुल फॉर्म है वो है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। सो अब इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ अथॉरिटी लेटर और साथ साथ आपको वेरिफिकेशन लेटर सबमिट करने पड़ते हैं ऑथोराइज करने के लिए पर्सन को कि कौन ये एफएलए रिटर्न फाइल कर रहा है, किसकी अथॉरिटी है इस एफएलए रिटर्न को एंटिटी के ब्याह पे फाइल करने की। सो आपको अथॉरिटी लेटर और वेरिफिकेशन लेटर का फॉर्मेट भी इसी साइट पे दिया गया है। आपको डिटेल में यूजर मैनुअल और एफएक्यूज भी दिए गए हैं हर सेक्शन और हर पार्टिकुलर से रिलेटेड, जो आपको इस एफएलए रिटर्न में दिखाना है ताकि आप कुछ गलत ना दिखाएं। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही अपने एफएक्यूज और यूजर मैनुअल के थ्रू ये बताया है कि आपने किस सेक्शन की डिटेल्स को किस वे में प्रेजेंट करना है। सो यूजर फर्स्ट नीड टू रजिस्टर ऑन फ्लेयर पोर्टल एंड देन स्टार्ट फाइलिंग वेब बेस्ड एफएलए रिटर्न। अगर आप एफएलए रिटर्न की बात करें तो उसमें टोटल 4 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 में एंटिटी को अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, नेम, पैन, सिन नंबर, एनआईसी कोड एटसेट्रा। सेक्शन 2 में एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टैक्सेशन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल्स, आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है, इस साल का प्रॉफिट कितना है, क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, सेल और परचेज की डिटेल, आपकी डोमेस्टिक सेल परचेज कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, ये सब डिटेल्स आपको अपनी एफएलए रिटर्न में दिखानी है। देखिए आपकी एक्सपोर्ट सेल है या इंपोर्ट परचेज है, आपके पास कुछ फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल हैं और फॉरेन ट्रेड पेबल हैं, लेकिन आपके पास कोई एफडीआई या ओडीआई नहीं है, तो उस केस में आपको एफएलए रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई एफडीआई या ओडीआई है, उस केस में आपको सेल परचेज की डिटेल भी और रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल भी, साथ साथ आपको ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल की डिटेल भी अपनी एफएलए रिटर्न में शो करनी पड़ेगी। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की डिटेल की कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे हैं। सेक्शन 3 में आप दिखाएंगे फॉरेन लायबिलिटी से रिलेटेड डिटेल्स, यानी कि एफडीआई से रिलेटेड डिटेल्स, विच इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ एफडीआई इन द कंपनी एंड ऑफ अदर लायबिलिटीज पेबल। तो एक तो यहां पे आपको एफडीआई की डिटेल देनी पड़ेगी, साथ साथ आपको फॉरेन अनरिलेटेड पार्टीज को कितनी पेबल है, मींस कि आपने फॉरेन लोन्स कितने देने हैं अनरिलेटेड पार्टीज को, फॉरेन डिपॉजिट्स आपने कितने एक्सेप्ट किए हुए हैं, फॉरेन ट्रेड पेबल्स आपकी बुक्स के अंदर अनरिलेटेड पार्टी से कितने हैं, इसकी डिटेल भी आपको सेक्शन 3 में देनी पड़ेगी। सेक्शन 4 में आपको फॉरेन एसेट्स की डिटेल देनी है, जिसको कि हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विच इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ ओडीआई मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है, कितने परसेंटेज की शेयर होल्डिंग है, कौन कौन सी कंपनीज में कर रखी है, वो सब डिटेल आपको यहां पे देनी पड़ेगी। एंड अदर एसेट्स रिसीवेबल फ्रॉम फॉरेन अनरिलेटेड पार्टीज सच एज, कोई आपने फॉरेन की पार्टी को लोन दिया हुआ है या फॉरेन में कुछ डिपॉजिट्स दिए हुए हैं या फिर आपके फॉरेन ट्रेड पेबल्स हैं, तो वो आपको सेक्शन 4 के अंदर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 को फिल कर देंगे, सो उसके बाद आपको बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज की एक समरी दी जाएगी कि आपकी प्रीवियस ईयर से इस साल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ताकि आप ये पता लगा लें कि कुछ आप में कुछ ब्लंडर तो नहीं किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं की उसके अंदर। जब आप उसको इंश्योर कर लें तो आप उस रिटर्न को वहीं पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको आरबीआई एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपकी रिटर्न सबमिट हो सकती है। जैसा कि हमने बात की, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूजर मैनुअल और एफएक्यू फ्लेयर पोर्टल पे आपको दिया हुआ है, जिसको कि आप स्मूथ फाइलिंग के लिए, एफएलए रिटर्न के स्मूथ फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता लग गया होगा कि किन एंटिटीज पे एफएलए रिटर्न एप्लीकेबल होती है, आपको उसे कब तक फाइल करना है। अगर आप नहीं फाइल करेंगे टाइमली तो आप पे लेट सबमिशन फी और पीनल कंसिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। आपको किस प्रोसेस के थ्रू एफएलए रिटर्न फाइल करनी है, इसको भी हमने ब्रॉड बेसिस पे देखा। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।